नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 या शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि प्यारे साथियों, इस चैनल के माध्यम से और इन क्लासों के माध्यम से आपको करवाया जाएगा राजस्थान जीके। सबसे पहले हम राजस्थान की कला संस्कृति करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कला संस्कृति के सभी टॉपिक। तो टॉपिक वाइज करने वाले हैं और जिनकी भी तैयारी हो चुकी है ना, कोई कहता है कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, उनके लिए तो ये क्लासें प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि इस क्लास में आपको पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधीनस्थ बोर्ड पटवार में किस प्रकार पूछता है, एलडीसी एग्जाम में किस प्रकार, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, स्टेनोग्राफर, यानी सभी एग्जाम की तैयारी आपको इसी क्लास में करवा दी जाएगी। और आने वाली क्लासें, जितनी भी क्लासें आएंगी ना, सारी लगानी है आपको, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। और इसमें व्याख्या करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी? व्याख्या। यानी जिसका पहले से पढ़ा हुआ नहीं है ना, उसको भी प्यारे विद्यार्थियों क्या करवा दिया जाएगा? याद करवा दिया जाएगा। और ट्रिकें बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? ट्रिकें, ताकि हम आसानी से उसे याद कर सकें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। जो भी नए साथी जुड़े हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कंटिन्यू रहना आपको, आज से लेकर जब तक हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं होता, यानी जब तक हमारी कला संस्कृति कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और उसके बाद देखिएगा, आपका कला संस्कृति में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इन्हीं क्लासों से पूछा जाएगा। वो चाहे आरएएस का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे कॉलेज लेक्चरर, कोई सा भी एग्जाम हो, इन्हीं क्लासों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए 3 नंबर क्लास की बात करने वाले हैं। और पहले हमारी कितनी क्लास हो चुकी है? 2 क्लास हो चुकी है। और उन 2 क्लासों में हमने टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। और वो टॉपिक नंबर 1 कौन सा था हमारा? भाषा और बोलियां। कौन सा टॉपिक था? भाषा व बोलियां। आपको ट्रिक भी बताई थी। अरे चोरों की कोठी तो, अरे नागराज की तो कोठी किसने हड़प ली थी? किसने चुरा ली थी? चोरों ने हड़प ली थी। और देखिए यहां पर बात करें मालवी की, तो मालवी की क्या थी? रानी उठे पासो मार, रानी उठे और पासो मार। यानी इस तरीके से हमने ट्रिकें भी देखी थी उपबोलियों की। और उसके बाद हमने सारी की सारी बोलियां देखी थी। देवड़ा वाटी किसकी उपबोली है? कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? थल्ली, थटकी, थाती, सारी बोलियां हमने देखी थी। A to Z देख लिया हमें। और आज हम बात करेंगे किसकी? नंबर 2 टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, साहित्य ग्रंथ व साहित्यकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके लगभग हम बात कर लें तो 300 के आर बार क्वेश्चन करेंगे, जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। और इन 300 क्वेश्चनों में आपके सारे के सारे ग्रंथ आ जाएंगे, सारे के सारे साहित्यकार आ जाएंगे, जितने भी है ना सारे के सारे आ जाएंगे। यानी इससे बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। देखिए राजस्थानी साहित्य एवं समाचार पत्र। और किस में? क्वेश्चन नंबर है हमारा 542। क्यों है 542? क्योंकि इससे पहले आपने 1 नंबर टॉपिक कर लिया, उससे पहले हमने भूगोल भी कर रखी है, तो इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हमीर हट, क्या हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? हमीर हट नामक ग्रंथ
किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर 1 जोधराज, ऑप्शन नंबर बी क्या है? चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी क्या है? दलपत, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? केशवदेव। ऑप्शन नंबर सी दलपत और ऑप्शन नंबर डी क्या है? केशवदेव। और कौन से एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है? राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में ये क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने लिखा था। किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने लिखा था। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हट, हट तो किसने की थी? भगवान हनुमान ने की थी ना प्यारे विद्यार्थियों। हट कि मैं तो इस चंद्रमा को खाकर रहूंगा। क्या कहूंगा? मैं इस चांद यानी इस चंद्रमा को खाकर रहूंगा। आप चंद्रमा ही सोचिए, क्या चंद्रमा को खाकर रहूंगा, यानी हट की थी। यानी किसने? हमीर हट। हमीर हट बोले तो चंद्रशेखर आ जाएगा। हट, हमीर हट, चंद्रशेखर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसकी व्याख्या, शानदार व्याख्या है। तो देखिए हमीर हट नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? चंद्रशेखर थे। कौन थे? चंद्रशेखर थे। इनकी अन्य रचना कौन सी है? इनकी अन्य रचना है सुरजन चरित्र। क्या है? सुरजन चरित्र इनकी अन्य रचना है। किनकी? चंद्रशेखर की। तो चंद्रशेखर की कौन कौन सी रचनाएं हो गई? एक तो हो गई हमीर हट, एक हो गई सुरजन चरित्र। उसके बाद देखिए हमीर रासों के लेखक जोधराज, यानी हमीर रासों यानी रास किस में आता है? जोधा। आपने कहानी सुनी होगी जोधा अकबर वाली, ये नाटक भी देखा होगा। यानी वो नाटक देखने में आपको आता है रास, यानी हमीर रासों जोधराज की रचना है। किसकी है? जोधराज की रचना है। और देखिए यहां पर कुमाण रासों, कुमाण रासों किसकी रचना है? कुमाण रासों के लेखक कौन हो गए? दलपत विजय। कौन हो गए? दलपत विजय। और देखिए खुमाण, खुमाण बोले तो खाते हैं हम, क्या खाते हैं? दलपत यानी दाल खाते हैं। देखिए याद हो रही है ना ट्रिक के साथ? दलपत, दलपत से क्या याद रखोगे? दाल, और दाल यानी खुमाण यानी खाते हैं। खुमाण, खुआ दूंगा, यानी खुमाण रासों के रचयिता दलपत विजय हो जाएंगे। और सुरजन चरित्र और हमीर हट के कौन हो गए? चंद्रशेखर हो गए। हमीर रासों के लेखक कौन हो गए? जोधराज हो गए। और लास्ट देख लीजिए पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन हो जाएंगे? चंद्रबरदाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रबरदाई। यानी एक ही क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए? नंबर 1 हमीर हट के लेखक कौन है? तो चंद्रशेखर। नंबर 2 क्वेश्चन सुरजन चरित्र के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 3 हमीर रासों के रचयिता कौन है? जोधराज। नंबर 4 क्वेश्चन कुमाण रासों के लेखक कौन है? दलपत विजय। नंबर 5 क्वेश्चन पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। यानी एक ही क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए। इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो कर दीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर प्यारे विद्यार्थियों, और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब इसी प्रकार की क्लासें पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में यही क्वेश्चन पूछा गया है। पहले आएंगे सीईटी के, उसके बाद सभी एग्जाम आ जाएंगे। देखिएगा कॉलेज लेक्चरर के भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, सेकंड ग्रेड के आएंगे, फर्स्ट ग्रेड के आएंगे, रीट नहीं थर्ड ग्रेड में आए थे राजस्थान जी के, तो थर्ड ग्रेड का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर पटवार के, ग्राम सेवक के, एलडीसी के, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अनुदेशक, यानी सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज का क्या है? राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, यानी राजस्थान में नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए नर के आगे क्या लगा दिया? सिंह लगा दिया। क्या लगा दिया? सिंह लगा दिया। यानी ये तो एक अलग सी बात हो गई, यानी दुर्लभ बात हो गई। नर के आगे सिंह लगा दिया यानी दुर्लभ बात है। तो कवि दुर्लभ जी का प्रसिद्ध नाम है नरसिंह। किसका नाम हो गया? कवि दुर्लभ जी का। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां पर व्याख्या भी देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, शानदार व्याख्या है। क्या है व्याख्या? कि राजस्थान में नरसिंह के नाम से कवि दुर्लभ जी प्रसिद्ध हैं। कौन है? कवि दुर्लभ जी प्रसिद्ध है किसके नाम से? नरसिंह के नाम से। आगे देखिए इन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित उपदेश दिए। इनका कार्य क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भक्त कवि दुर्लभ जी का
कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। कौन सा हो गया? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। और संत रामचरण जी तो किससे संबंधित है? राम सनेही संप्रदाय से। ऊपर ऑप्शन में दे रखा था संत रामचरण जी, जो किससे संबंधित है? राम सनेही संप्रदाय से संबंधित है। और संत रामचरण जी की देखिए, इन्होंने कौन कौन से अणबेवाणी राम रसाम बुद्धि नामक रचना में अपने उपदेश संग्रहित किए थे। यानी एक और नहीं, 2 क्वेश्चन और मिल गए आपको कि संत रामचरण जी की रचनाएं कौन कौन सी है? अणबेवाणी और राम रसाम बुद्धि। राम रसाम बुद्धि, ये इनकी रचनाएं किसकी? संत रामचरण जी की। और यह कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कौन? संत रामचरण जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा कि नरसिंह के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत कवि दुर्लभ जाने जाते हैं। और इनका कार्य क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा है। फिर देखिए हमने कौन सा क्वेश्चन देखा कि संत रामचरण जी का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो वो है राम सनेही संप्रदाय से। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो गई? अणबेवाणी और राम रसाम बुद्धि। तो कितने क्वेश्चन इसमें कर लिए? 1 2 3 4 5, लगभग 5 या 6 क्वेश्चन इसमें कर लिए। ऊपर वाले पहले क्वेश्चन में भी 5 किए थे, यानी 11 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मान के चलिए 2 क्वेश्चनों में ही हमने कर लिए हैं। और इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस ग्रंथकार ने यानी ऐसा कौन सा लेखक है जिसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? जैसे आपने सुना होगा अनूप संगीत रत्नाकर, यानी अनूप सिंह के नाम पर रखे हैं सारे के सारे ग्रंथ के नाम। ऐसा कौन सा लेखक है? ऐसा कौन सा ग्रंथकार है? क्या ऑप्शन नंबर 1 भाव भट्ट, या ऑप्शन नंबर बी लोचन, या ऑप्शन नंबर सी हृदय नारायण देव, या ऑप्शन नंबर डी पुंडरीक विठल? और राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाव भट्ट। क्या हो जाएगा? भाव भट्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए इसकी व्याख्या भी, और यहां पर अनेकों क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्या है? भाव भट्ट नामक ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों के नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। अनूप सिंह के दरबार में जनार्दन भट्ट कौन है? जनार्दन भट्ट का पुत्र भाव भट्ट रहता था। यानी एक क्वेश्चन यहां पर हमारा क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है कि भाव भट्ट किन के दरबार में रहता था? तो भाव भट्ट रहते थे महाराजा अनूप सिंह के दरबार में। किसके दरबार में रहते थे? महाराजा अनूप सिंह के दरबार में रहते थे। फिर देखिए भाव भट्ट ने संगीत अनुपाकुंसा, क्या अनुपाकुंसा नामक रचना रची। फिर देखिए अनूप संगीत विलास की रचना की, अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की, अनूप राग माला की रचना की, अनूप राग सागर की रचना की। यानी कितनी रचनाएं कर दी? एक तो अनूप राग सागर की, एक अनूप राग माला की, एक अनूप संगीत रत्नाकर की, और एक अनूप संगीत विलास की, और एक कौन सी है? संगीत अनुपाकुंसा। यानी इतनी रचना किसने की थी? भाव भट्ट ने की थी। और किनके दरबार में रहते थे? ये महाराजा अनूप सिंह के दरबार में रहते थे। और महाराजा अनूप सिंह कहां के शासक थे? तो बीकानेर के शासक थे। कहां के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आज के हमारे नेक्स्ट है, और इसी प्रकार हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। और आपने सुना ही है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, क्या सुना है कि धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होया। जी हां, धीरे धीरे इन क्लासों को लगाते रहिएगा, कंटिन्यू लगाते रहिएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कला संस्कृति भी पूरी हो जाएगी, भूगोल भी कंप्लीट हो जाएगा, और इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। तब आप कौन सा भी एग्जाम दे लेना, इन्हीं क्लासों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है क्वेश्चन? इल्ला ने देनी आपनी हालरियो हुलराए। वाह क्या लाइन है, दोबारा पढ़ लीजिए इस लाइन को। तो इल्ला ने देनी आपनी हालरियो हुलराए, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई माए। क्या है प्यारे साथियों? क्या पूत सिखावे
पालने, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई माए, ये किसकी रचना है? क्या वंश भास्कर की लाइनें हैं, या वीर सतसई की लाइनें हैं, या कन्नड़ देव प्रबंध की लाइनें हैं, या पृथ्वीराज रासो? और ये कौन से एग्जाम में पूछा गया? राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। किस में है ये? वीर सतसई में। किसमें? वीर सतसई में ये बातें लिख रखी है कि इल्ला ने देनी आपनी हालरिया हुलराहे, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई जाए, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए इनकी रचना किसने की थी? वंश भास्कर की रचना, कन्नड़ देव प्रबंध की रचना, पृथ्वीराज रासो की रचना, वीर सतसई की रचना। तो वंश भास्कर की रचना तो किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने। वीर सतसई की रचना भी सूर्यमल मिश्रण ने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्र बरदाई ने की थी। कन्नड़ देव प्रबंध लिख दीजिए प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में कि कन्नड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 545 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ देव प्रबंध का सही आंसर क्या होगा। यहां पर देख लीजिए वीर सतसई की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने की थी। किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर का गुंडा राज। कौन सा राज है? जैसलमेर में गुंडा राज या जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास या माणिक्यलाल वर्मा? और इस ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि सागरमल गोपा का संबंध कौन से जिले से था? जैसलमेर जिले से। कौन से जिले से? जैसलमेर जिले से। यानी जैसलमेर का गुंडा राज किसकी रचना हो जाएगी? सागरमल गोपा की। और राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का यह क्वेश्चन है और इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हो कि जैसलमेर में गुंडा राज के पुस्तक के लेखक कौन हो गए? सागरमल गोपा। और इनकी अन्य रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको स्टार, अन्य रचनाओं को भी। क्या है? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। क्या? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। फिर देखिए आजादी के दीवाने, वाह, आजादी के दीवाने, ये इनकी रचनाएं हैं। और माणिक्यलाल वर्मा ने तो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। रघुनाथ सिंह का मुकदमा रचना किसने लिखी थी? यहां पर सागरमल गोपा ने। और आजादी के दीवाने पुस्तक के रचयिता कौन है? सागरमल गोपा। और जैसलमेर का गुंडा राज के रचयिता भी कौन है? सागरमल गोपा। और एक और बता दीजिए पंछिड़ा गीत किसने गाया था? पंछिड़ा गीत किसने गाया था? लिखिए कमेंट बॉक्स में। आज अनेकों क्वेश्चन पूछूंगा प्यारे साथियों, यहां पर आपको कमेंट करके जरूर बताने हैं। नंबर 1 आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कन्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? नंबर 2 क्वेश्चन, पंछिड़ा गीत किसने गाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 547। और ये कल ही आपको क्वेश्चन करवा दिया गया था। क्या है क्वेश्चन हमारा? कि सहजोबाई का संबंध, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है, यह हमें बताना है। सहजोबाई और दयाबाई, सहजोबाई और दयाबाई कौन से संप्रदाय से संबंधित है? क्या राम सनई, क्या लाल दासी, क्या अलख दासी या चरण दासी? तो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये चरण दासी संप्रदाय से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अब देख लीजिए सहजोबाई आ जाए चाहे दयाबाई आ जाए, आपको ये क्वेश्चन सारे करवा दिए जाएंगे इस व्याख्या में। तो देखिए सहजोबाई का संबंध चरणदासी संप्रदाय से है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी थे। इनका जन्म 1703 में अलवर जिले के डेहरा नामक गांव में, मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा गांव? डेहरा नामक गांव। कौन सा जिला? अलवर जिला में हुआ था। और इनकी छतरी डेहरा में ही बनी हुई है। कहां पर? डेहरा गांव अलवर में ही बनी हुई है, जहां पर प्रतिवर्ष वसंत पंचमी को मेला लगता है। कब लगता है? वसंत पंचमी को मेला लगता है। और इनके सिद्धांतों में निर्गुण और सगुण भक्ति का सहमिश्रण देखने को मिलता है। और सहजोबाई और दयाबाई किनकी शिष्या थी? संत चरणदास जी की शिष्या थी। यानी यहां पर कौन सा संप्रदाय आ गया? सारा का सारा चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय। हमने देखा है कि
चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो गए? चरणदास जी हो गए, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? अलवर के डेहरा नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1703 में हुआ था। और इनकी छतरी भी कहां पर बनी हुई है? डेहरा गांव अलवर में बनी हुई है, जहां पर प्रति वर्ष क्या लगता है? वसंत पंचमी को मेला लगता है। और ये क्या थे? निगुण, निर्गुण और सगुण भक्ति के दोनों के पक्षधर थे। और सहजोबाई और दयाबाई किनकी शिष्या हो गई? चरणदास की शिष्या थी प्यारे साथियों। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ही पूछा गया है। क्या है? साहित्य एवं साहित्यकार के युगम में असंगत छांटिए। कौन सा छांटना है? असंगत। और इसको कर लीजिए अंडरलाइन। क्यों करना है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद है, नहीं है, सत्य है, असत्य है, अयुगम, युगम कौन सा सही है, युगम नहीं है। यानी सबसे पहले तो यही नोट करना है। फिर बाद में मत कहना कि मैंने तो नहीं देखा था, मैंने तो सत्य नहीं देखा, मैंने तो असत्य नहीं देखा था। यानी इस प्रकार के बहाने हमें नहीं बनाने अब प्यारे साथियों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और यहां पर क्वेश्चन देखिए, राज प्रकाश, कोई राज प्रकाश यहां पर क्या दे रखा है? किशोर दास। यानी किशोर के राज में तो प्रकाश ही होगा, यानी बहुत ही उजाला होगा। किशोरों को जो भी राज होगा ना, किशोर तो आप समझते ही हो, आप किशोर ही हो। मान लीजिए आप किशोर हो, अगर आपकी 25 साल है तो भी किशोर हो, यानी आप क्या हो? किशोर। और आपके राज में बहुत ही प्रकाश है, यानी राज प्रकाश के रचयिता तो कौन हो गए? हमारे यहां राज प्रकाश के तो किशोर दास हो गए। कौन हो गए? किशोर दास। फिर देखिए पाब्बू प्रकाश के कौन है? मोड़जी ओसिया। कौन है? मोड़जी ओसिया। तो देखिए पाब्बू प्रकाश, पाब्बू यानी बापूजी आपके प्रकाश को है ना मोड़ देंगे। कहां पर राज छुपाए फिर रहे हो? यानी आपके प्रकाश को क्या कर देंगे? मोड़ देंगे। यानी पाब्बू प्रकाश के रचयिता कौन हो गए? मोड़जी ओसिया। बिल्कुल सही है। फिर देखिए अमरसार के रचयिता हमें दे रखे हैं पंडित जीवाधर। बिल्कुल सही है, क्योंकि अमर तो वही है जो जिएगा, अमर तो वही है जो जीवेगा। यानी अमरसार के रचयिता पंडित जीवाधर हो गए। कौन हो गए? पंडित जीवाधर हो गए। और फिर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राजवल्लभ, और हमें क्या दे रखा है? महाराणा कुंभा। गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा राजवल्लभ का? यहां पर आ जाएगा मंडन। क्या आ जाएगा? मंडन आ जाएगा। यहां पर व्याख्या भी देख लीजिए, मंडन कौन थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, जो हमें असंगत दे रखा है, राजवल्लभ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है। कौन है? राजवल्लभ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में तात्कालीन समय की वास्तुकला व शिल्पकला और शिल्पकला का पता कौन से ग्रंथ से चलता है? राजवल्लभ ग्रंथ से चलता है, जिसकी रचयिता किसने की थी? महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन ने की थी। और महाराणा कुंभा ने तो एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। किसकी रचना की थी? एकलिंग महात्म्य की रचना तो महाराणा कुंभा ने की थी। यह भी आपको पता चल चुका होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि सीताराम लालस का संबंध रहा है किससे? और ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और संगणक एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। संगणक एग्जाम 2024 में तो आया था, क्या आया था? राजस्थानी शब्दकोश किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन आया था। और यहां पर क्या आ चुका है? सीताराम लालस का संबंध रहा है तो राजस्थानी शब्दकोश से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए सीताराम लालस कौन थे? एक भाषाविद थे। कौन थे? भाषाविद थे। इनका संबंध राजस्थानी शब्दकोश से है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और राजस्थानी कहावत से मुरलीधर व्यास एवं नरोत्तम दास स्वामी संबंधित रहे हैं। राजस्थानी कहावत से कौन संबंधित है? मुरलीधर व्यास एवं नरोत्तम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्ली चौहान डायनेस्टिक के लेखक कौन है? अर्ली चौहान है डायनेस्टिक के लेखक कौन है? डायनेस्टीज के लेखक कौन है? G.A. ग्रियर्सन। फिर देखिए गौरी शंकर हीराचंद, वो तो और आ गयो, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, ऐसे है ये। G.A.
ग्रियसन, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियसन, या दशरथ शर्मा, या गौरीशंकर हीराचंद ओझा, या जी.एन. शर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? दशरथ शर्मा। कौन है? दशरथ शर्मा है। इनकी पुस्तक चौहान वंश 800 से लेकर 1316 का इतिहास है, यानी इनकी पुस्तक चौहान वंश का उल्लेख करती है। इसमें चौहानों की उत्पत्ति की भी जानकारी मिलती है, यानी चौहानों की उत्पत्ति की जानकारी हमें कौन से ग्रंथ में देखने को मिलती है या किस में देखने को मिलती है? तो अर्ली चौहान डायनेस्टीज में देखने को मिलती है, जिसके रचयिता कौन हो गए? दशरथ शर्मा। कौन है रचयिता? दशरथ शर्मा, जिनका जन्म चूरू जिले में हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक दशरथ शर्मा का संबंध कौन से जिले से है? तो चूरू जिले से, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक। क्वेश्चन नंबर 551, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या सर आज यही करवाओगे कि क्वेश्चन हमारे पास न तो सेकंड ग्रेड के अभी क्वेश्चन देखने को मिले, न ही फर्स्ट ग्रेड के देखने को मिले? तो रुकिए प्यारे साथियों, अभी तो शुरुआत हुई है, टॉपिक तो अभी बहुत बड़ा है, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, यानी सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमलित है मत पढ़ लेना। यहां पर क्या दे रखा है? नहीं है। क्या नहीं है? अन्यथा आप तो पहला ही ऑप्शन सही करके आते। क्यों? क्योंकि हमीर महाकाव्य, हमीर क्या दे रखा है? महाकाव्य, महान दे रखा है। और महान तो वही होगा जिसकी नैन आंखों में चंद्रमा के समान रोशनी हो। क्या हो? जिसकी आंखों में चंद्रमा के, यानी नयन में चंद्र, नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य। हमीर हट की रचना तो किसने की थी? चंद्रशेखर ने की थी। हमीर रासों की रचना किसने की थी? रास तो किसमें आ रहा था? नाटक देखने में। कौन सा? जोधा अकबर वाला, यानी जोधराज ने इसकी रचना की थी, हमीर हट की। तो यहां पर हमीर महाकाव्य आ गया, जिसकी रचना नयन चंद्र सूरी ने की है। वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण, बिल्कुल सही है। कुवल्यमाला की रचना उद्यतन सूरी, बिल्कुल सही है। और पृथ्वीराज विजय की रचना चंद्रबरदाई, गलत दे रखा है। चंद्रबरदाई ने तो किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना तो चंद्रबरदाई ने की थी। तो पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की है? तो पृथ्वीराज विजय, जय बोले तो जयानक, जय यानी जयानक। तो पृथ्वीराज विजय की रचना किसने कर दी? जयानक के द्वारा की गई थी, यानी इसमें सुमलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सुमलित नहीं है। यहां पर देख लीजिए, हमीर महाकाव्य की रचना तो नयन चंद्र सूरी ने, वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण ने, कुवल्यमाला की रचना उद्यतन सूरी ने, पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने। इसके अलावा हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं? हमीर हट की रचना तो किसने की थी? चंद्रशेखर ने की थी। हमीर रासो की रचना तो जोधराज ने की थी, हमीर रासो की रचना जोधराज ने की थी। और हमने क्या पढ़ा था? पृथ्वीराज रासो की रचना तो किसने की थी? ये की थी चंद्रबरदाई ने। और हमने पढ़ा था क्या? अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास, इनकी रचना किसने की थी? भाव भट्ट ने की थी। किसके दरबार में रहते थे भाव भट्ट? अनूप सिंह के दरबार में रहते थे। अनूप सिंह कहां का शासक था? बीकानेर का शासक था। और कन्नड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 552 नंबर क्वेश्चन। क्या? मुगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मुगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन होंगे? तो ये है मिठेश निर्मोही। कौन है? मिठेश निर्मोही। ये करंट का क्वेश्चन था उस समय राजस्थान सीईटी 2022 में ग्रेजुएशन लेवल में। तो मुगती नामक कविता के रचयिता मिठेश निर्मोही है। इनकी अन्य कविताएं ओ मृत्यु, भरोसा, गुर्राती भी है। ओहो, गुर्राती भी है मानसी, वाह। गुर्राती भी कौन है? मानसी गुर्राती है। और किसकी तरफ गुर्राती है देख लेते हैं। जैसे टूट पड़ती है टिड्डियों पर और खेजड़ी, जैसे टूट पड़ती है टिड्डियां और खेजड़ी, टूट पड़ती है खेजड़ी टिड्डियां। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रात चुंगटिया, चेतावनी रात चुंगटिया कितने सोरठों में लिखा था? 13 सोरठों में लिखा था। चेतावनी रात चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? तो चेतावनी उन्हें ही दी जाती है जो फतेह करने की ओर जाते हैं, जो
फतेह करने की ओर जाते हैं, यानी महाराणा फतेह सिंह को ये चेतावनी राज चुंगटिया संबोधित करके लिखा था। किसने? केसरी सिंह बारठ ने। कितने सोरठे थे? 13 सोरठे थे। कौन सा साहित्य रूप था? ये था डिंगल साहित्य रूप। कल हमने देखा था ना डिंगल साहित्य रूप, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर आपको सारी व्याख्या बता दी कि 13 सोरठे थे, महाराणा फतेह सिंह को लिखा गया था और डिंगल में ये लिखा गया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट है, बातारी फुलवारी में कितने खंड थे? बातारी फुलवारी किसके रचयिता? इसके रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी के विजयदान देथा। कौन है बातारी फुलवारी के रचयिता? विजयदान देथा। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? इसके रचयिता है किसके? बातारी फुलवारी के। तो इसको कितने खंडों में विभक्त किया गया है? तो इसे किया गया है 14 खंडों में। और कुवलयमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें राजस्थानी भाषा को किससे संबंधित किया गया है? मरु भाषा से दर्शाया गया है। मरु भाषा कहा गया है कौन सी भाषा को? राजस्थानी भाषा को। किसमें? कुवलयमाला में। और यहां पर बातारी फुलवारी विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 खंड हो गए, विजयदान देथा इसके रचयिता हो गए। और देख लीजिए यहां पर क्या और दे रखा है कि इन्होंने राजस्थानी लोक कथाओं का नया आयाम दिया है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनकी कई कथाएं पर फिल्में बनी है, जैसे परिणीति और पहेली। परिणीति और पहेली पर फिल्म है किसके ऊपर बनी है? विजयदान देथा के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 555 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो कौन सा है वो है प्यारे साथियों प्रताप समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र है? प्रताप समाचार पत्र है। और बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन कब से शुरू हुआ, कब तक चला था, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और ये 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था। और बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की तो 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में हुआ था, जिसके प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? साधु सीताराम दास। दूसरे चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? विजय सिंह पथिक। तीसरे चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जमनालाल बजाज। साथ में कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे क्या? हाँ, माणिक्यलाल वर्मा थे। 3 चरणों में हुआ था। और बात करें हम बिजोलिया किसान आंदोलन की तो इससे संबंधित है आयोग कौन सा है? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल। कितने अक्षर? 4। 1 2 3 4। बिजोलिया में कितने अक्षर? 1 2 3 4। और बै से बिजोलिया, बै से बिंदुलाल। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बेग्गू से कौन सा आयोग संबंधित है? ट्रेंच आयोग। ट्रेंच में कितने अक्षर? 2। और बेग्गू में भी कितने अक्षर है? 2 अक्षर है। यानी बेग्गू से ट्रेंच आयोग संबंधित है और बिंदुलाल से बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और प्रताप समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित? यह किया गया था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा और कानपुर से प्रकाशित। कहां से? कानपुर से प्रकाशित किया गया था। और यह भारत का प्रथम सफल अहिंसक किसान आंदोलन था। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। और हम बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की तो यह सबसे पहला संगठित और सुव्यवस्थित किसान आंदोलन था। इस अखबार के माध्यम से बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया गया था। ठीक है ना? जहां से तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया गया था। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान नामक पत्रों का संपादन किया। किसने? विजय सिंह पथिक ने। तो राजस्थान केसरी का संपादन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। नवीन राजस्थान का संपादन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। तरुण राजस्थान का संपादन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। प्रताप समाचार पत्र का संपादन किसने किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। कहां से किया था? कानपुर से किया था। तो समझ में आया? तो चल लीजिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये देखिए आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन। अब तक तो थे सीईटी के क्वेश्चन, अब आएंगे अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन कि पुस्तक संस्कृति री सनातन धीठ के लेखक कौन है? पुस्तक संस्कृति री सनातन धीठ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सत्यनारायण
अर्जुन देव चारण या आईदान सिंह भाटी या भंवर सिंह सामोर? तो इसका सही आंसर भंवर सिंह सामोर आरएएस परी 2021 में पूछा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्यों पूछा गया था उस समय ये क्वेश्चन? क्योंकि देख लीजिए चूरू के भंवर सिंह सामोर को उनकी पुस्तक के लिए राजस्थानी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था। यानी आपसे ये साहित्य ग्रंथ और पुस्तकें करंट से भी संबंधित पूछी जाती है, ये आपको यहां पर पता साफ साफ चल रहा होगा। यानी जो भी करंट की पुस्तकें आती है, जो भी करंट में कोई ग्रंथ या किसी का विमोचन होता है तो रट लीजिए उनको, क्योंकि हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन। तो देख लीजिए संस्कृति रे सनातन दीठ के लेखक कौन हो गए? भंवर सिंह सामोर हो गए। क्वेश्चन नंबर 557 क्या है? भरतपुर वर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर के एल राठौर, एमडी चतुर्वेदी, मार्टिन इवांस या कैलाश सांकला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मार्टिन इवांस। आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतपुर वर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? मार्टिन इवांस हो जाएंगे। और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। और इस अभ्यारण्य में पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। और यह अभ्यारण्य वाला टॉपिक तो हमने कर रखा है बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक का लेखक कौन है? यानी भक्त आंदोलन ये उसका शीर्षक है पुस्तक का, तो उस पुस्तक के लेखक कौन है? अगर यहां पर ऑप्शन होता ना क्या गोविंद गिरी, तो लगभग बच्चे गोविंद गिरी करके आते। क्यों? क्योंकि भक्त आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। लेकिन यहां पर तो पुस्तक के लेखक पूछे हैं, तो कौन हो जाएंगे? जीएन शर्मा, रीमा हुंजा या पेमाराम या वीके विशिष्ट? तो इसका सही आंसर वीके विशिष्ट कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए भीलों में भक्त आंदोलन दक्षिणी राजस्थान में भीलों के सांस्कृतिक परिवर्तन एवं अध्ययन लेखक विजय कुमार विशिष्ट है। गुरु गोविंद गिरी यानी गोविंद गिरी के ने भक्त आंदोलन राजस्थान से शुरू किया था। और किनकी सहायता से? सुरजी भगत की सहायता से। किसकी सहायता से? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भक्त आंदोलन गुरु गोविंद गिरी ने किसकी सहायता से प्रारंभ किया था? तो सुरजी भगत की सहायता से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आरपीएससी में पूछा गया है कि निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? कौन सा? नेह तरंग राजा सावन सिंह? नहीं, ये तो किससे थे? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह या राव बुद्ध सिंह? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राव अनवृद्ध सिंह का पुत्र बुद्ध सिंह। कौन? बुद्ध सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। और इनके देख लीजिए यहां पर बुद्ध सिंह के जयपुर सिंह, क्या बुद्ध सिंह के जयपुर सिंह के विरुद्ध बुद्ध सिंह के जयपुर सिंह के विरुद्ध अभियान पर न जाने के कारण मुगल शासक है फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखा। क्या? फर्रुखाबाद रखा। किसका? बूंदी का नाम। और राव बुद्ध सिंह ने नेह तरंग नामक ग्रंथ की रचना की थी प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्या है? राजस्थान भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? पिंगल शिरोमणि, कौन सी? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर कुशल लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कुशल लाभ। तो देख लीजिए यहां पर कुशल लाभ की आपको व्याख्या बता जाती है कि राजस्थान भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कुशल लाभ है। डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग, डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कुशल लाभ के द्वारा पिंगल शिरोमणि में किया गया था। किसमें? डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि में कुशल लाभ के द्वारा किया गया था। नाम पर मत जाइएगा, आप सोच रहे कि डिंगल में पिंगल का क्या, ये देख लीजिए। और डिंगल मारवाड़ी शैली का साहित्य शैली है, इसमें जो शब्द जिस तरह बोला जाता है ठीक उसी तरह ही लिखा जाता है। राजस्थान में चारण कवि बांकीदास एवं सूर्यमल मिश्र ने अपनी रचनाएं डिंगल भाषा का प्रयोग
किया था। ये कल आपको बता दिया था कि डिंगल क्या है, पिंगल क्या है। पूर्वी राजस्थान में पिंगल और बात करें पश्चिमी राजस्थान में डिंगल बोली जाती है। कल आपको अच्छे तरीके से बताया था कि भाट पिंगल भाट रचना किसमें करते हैं, कौन से साहित्य में करते हैं, पिंगल में, और चारण अधिकतर किसमें करते हैं, डिंगल में करते हैं। ये कल आपको बता दिया था। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार तैयारी करने के लिए, इसी प्रकार क्लासें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तो इतने ही ग्रंथ हुए, अभी बहुत ग्रंथ बाकी है। देख लीजिए, इतने ग्रंथ आने बाकी है कि देख लीजिए, स्क्रीन ही आपको कहेगी कि कितने ग्रंथ अभी बाकी है। 35 पेज अभी बाकी है प्यारे साथियों, यानी एकदम सारे के सारे ग्रंथ करा दिए जाएंगे, अकादमियां करा जाएगी, उनकी ये तारीखें बता दी जाएगी। ये देखिए, पटवार एग्जाम में आए थे इस प्रकार के क्वेश्चन, देख लीजिए पटवार एग्जाम में इसी तरीके से आए थे। ये लीजिए, पटवार एग्जाम की क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। और देखिए यहां पर और किसके एग्जाम है, ग्राम विकास अधिकारी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आरएएस परी के भी क्वेश्चन है, आरएएस के क्वेश्चन, आरएएस का क्वेश्चन। अब कुछ कहेंगे कनिष्ठ अभियंता, अब कहेंगे क्या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के नहीं है तो कंपाइलर, इकोनॉमिक्स के आ गए, ये और आ गए क्वेश्चन। ये फायरमैन सीधी भर्ती के क्वेश्चन, वन रक्षक, जयन, और देख लीजिए यहां पर मिलेंगे, आपको जरूर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर लगभग। महिला सुपरवाइजर के भी क्वेश्चन है यहां पर, और यहां पर उद्योग प्रसार अधिकारी, आरपीएस स्कूल लेक्चरर के क्वेश्चन रहे, लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन है, यानी सारे के सारे क्वेश्चन है। बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।